Assalamualaikum. I'm just going to wait 2-3 more minutes for other students to join, then I'll start. Okay, ma'am. ओके, एक तो अपनी अटेंडेंस लगा दें चैट पे जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, प्लस 11584 इनका मेरे पास मैसेज आया है कि दे कांट ज्वाइन। प्लीज़ इनकी भी कोई अटेंडेंस लगा दो। 11584। ओके, आप लोगों ने इस बार जब वीकेंड पे आप लोग गए थे तो विच लैब्स डिड यू परफॉर्म? लैब 7 तक आप लोग ने सारी कर ली हैं? No, ma'am, we perform lab 4 and lab 7. हमने lab 6 परफॉर्म नहीं किया आई थिंक और lab 3 परफॉर्म नहीं किया। आपकी आवाज़ मुझे सही से नहीं आ रही मैं है। कह रहा हूँ मैम हमने 2 लैबें रह गई हैं हमारी परफॉर्म करने के लिए, lab 6 और lab 3 आई थिंक। लैब 3 इज कंपोनेंट्स, लैब 6 इज ओनफ्लो। यस विस्कोसिटी वाली कर ली है आप लोगों यस ने? मैम। ओके, प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा चैट पे। अच्छा, आज की जो हमारी लैब है उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। अगेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस लैब ऑन कैंपस ड्यूरिंग द वीकेंड। सो अभी सिर्फ मैं समझाऊंगी कि इसमें होता क्या है, रिफ्रैक्शन होती क्या है। एक तो ये कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। मैम जब लाइट पास थ्रू हो जाए और वो वापस नहीं आ जाए तो उसे रिफ्लेक्शन कहते या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट पास थ्रू हो जाए तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर सरफेस से बाउंस होके वापस चली जाए उसी सेम मीडियम में, एक मीडियम में आ रही है, कोई भी सरफेस है, उसमें से बाउंस होके वापस चली जाए लाइट, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं विद एन एल। और अगर उसमें से पास थ्रू हो जाए तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नॉर्मल क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है नॉर्मल क्या होता है? लाइक इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। मिस मिडिल वैल्यू लेंस की। नॉर्मल इज, नॉर्मल जो टर्म है वो वो काफी जगह पे यूज होता है। बेसिकली कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही होगी 90 डिग्रीज पे, उसको नॉर्मल, दैट्स इट। नॉर्मल इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बस एक आपके पास टेबल रखी हुई है, उसके जो, अगर आप उस पर अपना सीधा हाथ स्ट्रेट करके रख देते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, तो वो आपके पास नॉर्मल है। सही है। किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बन रही होगी उसको नॉर्मल कहते हैं। सही है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में आप लोगों को पता है कि लाइट, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड करती है।
क्यों करती है, डू यू नो दैट? लेट्स जस्ट से, एक तो ये रिफ्रैक्शन होता तभी है जब आपके पास दो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। अगर आप खिड़की की बात करें, अगर आप सिंपल शीशे की खिड़की की बात करें, उसमें लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही होती है, अज्यूमिंग कि आपका ग्लास बिल्कुल जीरो उसका। व्हाई इज दैट? यू डोंट से कि खिड़की से लाइट, लाइक खिड़की से जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्टेड लाइट है, व्हाई इज दैट? ओके, ये होता इसीलिए है क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज़ बेस्ड ऑन टू डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम्स का मतलब ये है कि अगर एक एयर है तो दूसरा पानी है या ग्लास है या वॉटेवर। अगर हम खिड़की की भी बात करते हैं तो खिड़की में बेंड होती है लाइट, एयर से आई, ग्लास में गई, ग्लास से आई, वापस एयर में चली गई। ये एक छोटे से पोर्शन के लिए बेंड होती है। अगर आपका ये ग्लास बहुत ही पतला है तो यू वुड नॉट इवन नोटिस इट, लेकिन अगर ये मोटा ग्लास है, अच्छा खासा मोटा ग्लास है, तो यू विल नोटिस कि आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। लाइक अगर आप खिड़की खोल के देखें, बंद करके देखें, तो आपको थोड़ा सा फर्क फील होगा, सही है ना? तो रिफ्रैक्शन डज अकर खिड़की में, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारे जो घरों की खिड़कियां होती हैं उनके ग्लास इतने मोटे नहीं होते कि हम उसको क्या नाम है, हम उसको ये कह सकें कि इस पे कोई नोटिसेबल चेंज आ रहा होगा, लाइक हमें नज़र आ रहा होगा, सही है ना? अच्छा, रिफ्रैक्शन बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एयर, बिकॉज एयर में हमारी नॉर्मल लाइट होती है, लाइक हमारी जो नॉर्मल सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर, उसको हम एयर कहते हैं। अच्छा, अंडर ग्रेड लेवल पे लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, नॉर्मली स्पीकिंग एयर और वैक्यूम एटलीस्ट अंडर ग्रेड लेवल पे एक ही बात को कहा जाता है, सही है ना? दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, यस आई नो दैट, बट एयर और वैक्यूम एटलीस्ट आप लोगों के लेवल पे एक ही चीज़ को कहा जाता है। तो अगर आपको कोई चीज़ कही हुई है ना एयर, तो डिफरेंट चीज़ों की जो वैल्यू होती है, जैसे एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी होती है, या म्यू नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड की परमियाबिलिटी होती है, और ये सारी चीज़ें, तो इनको सेम ही कहा जाता है। इनको एयर को और वैक्यूम को एटलीस्ट ऑन योर लेवल सेम ही समझा जाता है। ओके, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ये कहता है कि अगर आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड करेगी। व्हाई इज दैट? ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट बेंड करेगी? आप लोगों ने रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? यस मैम। मैम पाथ चेंज होता है, हो जाता है ना उसका, तो हर पाथ की अपनी परमेबिलिटी होती है, तो उस रिस्पेक्ट से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्यों आपके पास क्यों चेंज हो रहा है? लाइक पाथ क्यों चेंज हो रहा है? वो तो सीधा जा रही थी, लेट्स जैसे वो सीधा जा रही थी, उसको क्या तकलीफ हुई थी अपना पाथ चेंज करने की? लाइक ये जो डी वाली लाइन है, दिस इज वेयर इट शुड बी। अगर ये वाला मीडियम सेकंड वाला ग्लास होता, हम अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज हम एयर ले रहे हैं और दूसरा मीडियम ग्लास ले रहे हैं, सही है? एयर पे हम कह रहे हैं एक एंगल पे लाइट आ रही है, उसका एंगल हमने कोई भी कह दिया θ1, सही है ना? वॉट एवर एंगल, सही है? वो हमने कह दिया कि वो ट्रेवल करके वो लाइट की बीम आपके पास दूसरे मीडियम में जा रही है, सही है? बाय द वे, हमेशा हमेशा लाइट किसी भी सरफेस से
रिफ्रैक्ट भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है, दोनों फिनोमिना एक साथ हो रहे होते हैं। अगेन अगर मैं खिड़की की बात करूं, खिड़की पे आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा, आपको जो है वो कमरे का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, तो रिफ्लेक्शन भी हो रही है, लेकिन आपको बाहर का भी नजर आएगा, तो रिफ्रैक्शन भी हो रही है। दोनों फिनोमेना एक साथ ही होते हैं, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड हम दोनों को आइसोलेट कर देते हैं, बट इन रियलिटी होते दोनों एक साथ ही हैं। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि लाइट हमारे पास सेकंड मीडियम में चली गई। अभी जो रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम नहीं देख रहे हैं, सही है ना, उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लैब इज अबाउट रिफ्रैक्शन, हमने वो फिनोमेना समझना है, सही है। अच्छा, अगर ये लाइट सीधी सीधी ट्रेवल करती जाती तो इसका पाथ ये होता, ये जो डी से डिनोट किया गया है, लेकिन ये बेंड हो गई और इसने एंगल, अब नया जो इसने एंगल बनाया है उसको हमने नाम दे दिया θ2। ये एंगल मेजर कहाँ से होगा, ये बेस से मेजर नहीं होगा, ये सरफेस से मेजर नहीं होगा, यहाँ से ये मेजर नहीं होगा, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस पे, उससे कंपैरेटिवली ये एंगल मेजर होगा। बेसिकली जब आप डी रखते हैं तो आप डी से यहाँ जो स्टार्ट करना शुरू करते हैं वो डी आप रखेंगे यहाँ पर, सही है, दैट इज वन थिंग। अच्छा, रिफ्रैक्शन ये इसने बेंड कर लिया, अब θ1 और θ2 बराबर नहीं है, सही है, ये क्यों हो रहा है? ये तो पता है ये हो रहा है, ओके ग्रेट, क्यों हो रहा है ये? Honestly, I do not expect you to know this, so any idea you may have, you are welcome to share. I do not expect कि आप लोगों को ये पता होगा, तो अगर आप लोगों को कोई भी तुक्का है कि I'm sorry, I think I just got disconnected. Sorry about that. Okay, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. Okay, like I was saying, कोई भी आप लोगों को अगर तुक्का भी है कि लाइट बेंड हो क्यों रही है, इंटर में मैट्रिक में पढ़ लिया होगा लाइट बेंड होती है, क्यों हो रही है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मैम चेंज इन स्पीड की वजह से। यस, बेसिकली होता क्या है, एयर में जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, किसी डेंसर मीडियम में वो उससे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। बेसिकली इसको इमेजिन करने के लिए जस्ट इमेजिन कि आप अर्थ पे वॉक कर रहे हैं, सही है ना, आपके पैर, आपकी ग्रेविटी है, सही है ना, आपको उसकी आदत है, आप उस पर ट्रेवल, आप उस पर चलने की आदी हैं, आपकी एक नॉर्मल स्पीड है। अगर आप मार्स पे चले जाते हैं, मार्स पे ग्रेविटी अगर ज़्यादा है, सही है, तो आपके वो जो कदम भारी हो जाते हैं ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, जो है वो वाला जो फिनोमेना है वो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई होगा डेंसर मीडियम के थ्रू, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब वो लाइट के लिए इन पर्टिकुलर भारी है, सही है ना। इसी तरह से तो ओके, इसी तरह से अगर आप चांद पे चले जाते हैं, हमारा अर्थ का जो चांद है उस पे आप अगर चले जाते हैं, उस पे ग्रेविटी अर्थ से कम है, सही है, तो आपके पास जो मीडियम होगा वो इक्वेट करेगा, आपके कदम भारी हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने देखी है जो मून वॉकिंग की, एक्चुअल मून वॉकिंग की जो वीडियोस हैं, उसमें लाइक दे आर लिटरली वो जंप मार के आगे चले जाते हैं,
बिकॉज उनको जितनी फोर्स लगाने की आदत है अपने पैर पे टू वॉक, उससे उतनी ही फोर्स लगा के वो चांद पे जंप मार सकते हैं, सही है ना, क्योंकि उधर ग्रेविटी कम है, तो बेसिकली उनके कदम हल्के हो गए, इफ यू विल। समझ आई आप लोगों को ये बात? जी ओके अब अगर हम बात करें, दिस इज टॉकिंग अबाउट यू आर इन दिस, जो मैंने एग्जांपल दिए इसमें आप रिप्लेस कर रहे हैं लाइट की बीम को, और जो है वो जो ग्रेविटी है वो रिप्लेस कर रही है ऑप्टिकल मीडियम को, सही है ना, ऑप्टिकल मीडियम जो चेंज हो रहा है। बेस लाइन लाइट के लिए जो हम लेते हैं वो एयर लेते हैं, बेस लाइन, सही है ना, हमारे नॉर्मल सराउंडिंग में एयर होती है, जो इन दिस एग्जांपल आपके पास अर्थ की ग्रेविटी है। अच्छा, अगर आपके पास डेंसर मीडियम है, मतलब लाइट के लिए वो भारी मीडियम है, उसके लाइक उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, लाइक उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो लाइट बेंड करेगी। लाइट का स्ट्रेट पाथ ये होना चाहिए था, राइट, ये डी वाला पाथ होना चाहिए था, तो ये लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, सही है। तो ये एंगल अगर 45 डिग्रीज था, लेट्स जस्ट से ये 45 डिग्रीज था, तो ये थीटा 2 जो है वो ये हमेशा 45 से कम ही होगा। ऑप्टिकल अगर एयर से लाइट मीडियम हो, एयर से लाइट मीडियम हमारे पास नहीं होता है, बट लेट्स जस्ट लाइक नॉट विद द नॉर्मल कंडीशंस दैट वी हैव। हमारे पास अब ये ग्लास में आ गई है, ये ग्लास से आगे भी तो जाएगी ना, ग्लास से दोबारा से एयर में भी तो जाएगी। तो हमने अगर कह दें कि हम इस ग्लास को, हमारा अब मीडियम 1 बन गया है ग्लास, और मीडियम 2 अब हमारा बन गया है एयर, सही है। तो अब हम क्या हो रहा है, अब ये ग्लास ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू एयर, सही है ना, तो हमारे पास लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस से उसकी तरफ, यानी कि अगर ऑप्टिकली लाइटर मीडियम होगा तो आपके पास लाइट जो है वो उसका ये जो थीटा 2 है ये बढ़ जाएगा। अच्छा, फिजिक्स के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अब यहाँ तक समझ आ गया है आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके, फिजिक्स के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स आर एक्सप्लेन्ड विद लॉज, सही है ना, ये लॉज भी इंसानों ने ही बनाए हैं और उन्होंने सोच के ऑब्जर्व करके ही बनाया है, सही है। अच्छा, बाय द वे इसको अगर कोई, इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई, तो जो पानी का ग्लास होता है उससे, दैट वुड बी अ ग्रेट एग्जांपल, जस्ट टू लाइक सी, अपने अपने शौक से अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो आपके पास लाइट कितनी बेंड करेगी, ये डिपेंड करता है आपके पास पहले मीडियम में किस एंगल पे लाइट आ रही थी और सेकंड मीडियम पे किस एंगल पे लाइट जा रही है, ये उस पर डिपेंड करता है, सही है। तो आपके पास आई जस्ट रिमेम्बर्ड एन एग्जांपल, पानी से भरे हुए लाइक मग में कभी आप लोग ने अपना हाथ डाला है, उसमें लाइक हाथ थोड़ा सा डिफरेंट नहीं नजर आता, लाइक यू कैन इवन से अ स्विमिंग पूल, लाइक अपने पैर थोड़े से डिफरेंट ही नजर आता है, कभी नोटिस किया? यस मैम, नजर आते हैं। यस मैम। यस मैम, बड़ा बड़ा हो जाता है सब। या दैट मैम इज, गिलास के अंदर पेंसिल इस तरह वो थोड़ा किया था हमने। या दैट इज रिफ्रैक्शन, सही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अच्छा, आपके पास पहले मीडियम में क्या, किस एंगल पे लाइट आ रही थी, दूसरे मीडियम में किस एंगल पे लाइट आ रही थी, इन दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन आपके पास
सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेट्स जस्ट से अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, सही है ना, वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू एयर। जनरली स्पीकिंग जो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का ये है, दैट इज ऑलवेज कंपेयर टू एयर। आपके पास आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उसमें लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट, सही है। दैट इज बिकॉज वो वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैल्यू एयर से कंपेयर करके वैल्यू निकाल के, और हमने कहा चलो भाई इसको इस मटेरियल से कर दो, और बेसिकली एवरीवन एक्सेप्टेड के जो है ना, हाँ बस सही है। हर मीडियम का हर मटेरियल के साथ अलग अलग नहीं निकाल रहे, जनरली मटेरियल एयर होता है, एयर के साथ सबका निकाल लेते हैं और उसको कह देते हैं जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एवरीवन एग्रीड ऑन दैट, सही है। अच्छा, स्नेल वाज अ साइंटिस्ट, आई डोंट नो हिज फुल नेम, बट उसने ये बेसिकली लॉ दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसी भी मीडियम का होता है जिस मीडियम से उसमें लाइट आ रही है उसका एंगल डिवाइडेड बाय उस मीडियम में जो लाइट अब बेंड की है उसका एंगल, दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के एक किताब में करके रख दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, सही है ना, किताब में निकाल के रख दिया है सबका। ओके ग्रेट, सही है। अच्छा, अगर आपको पहली लाइट आ रही है, दूसरी लाइट आ रही है, दोनों के एंगल पता है, तो आप मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, सही है। अब आपने निकाल लिया तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम है, सही है, बिकॉज लाइक देयर इज अ कैटलॉग क्या है। अच्छा, ये जो है ये जो फिनोमेना समझने के लिए हम जनरली यूज करते हैं कि लाइट सिर्फ एक ही एंगल से आ रही है। दैट इज नॉट द केस इन रियल लाइफ, राइट। कभी भी ऐसा, अनलेस यू आर यूजिंग अ लेजर लाइट, तब तो आपके पास लाइट आ रही है, तब तो आपके पास लाइट एक ही एंगल से आ रही है। लेकिन अगर आप अभी बैठे हुए हैं, सामने अगर आपकी खिड़की है ग्लास की, सही है, तो आपके पास लाइट ऐसे भी आ रही होगी, ऐसे भी आ रही होगी, हर एंगल से आ रही होगी, सही है। ये जो ए पे लाइट आ रही है ये बेंड कर रही है सी पे, ये फर्ज करें ये लाइट आ रही है एक्स, सही है, ये बेंड कर रही है वाई पे। तो इस तरह से हर लाइट जो आ रही होती है, हर एंगल से जो लाइट आ रही होती है वो अलग अलग तरीके से बेंड करती है। इसीलिए हम जो कहते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, हम बेसिकली समझने के लिए एक बीम यूज़ करते हैं, बट इन रियलिटी ऑफ कोर्स डिफरेंट एंगल से लाइट आ रही होती है। अगर आप बिल्कुल लेज़र के अलावा आप कोई भी लाइट सोर्स यूज़ करें, इवन अगर आप बल्ब यूज़ करें, तब भी आपके पास डिफरेंट एंगल से लाइट आएगी, सही है। इसीलिए वो जो आप लोग ने कहा कि हाथ मोटे नज़र आते हैं या पेंसिल मोटी नज़र आती है, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हर एंगल पे जो लाइट आ रही है, ये ए और एक्स जो मैंने बनाया है इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इतना होता है, इससे भी कम होता है, ये हर एंगल पे लाइट आ रही होती है, सही है। तो इसीलिए वो फिर डिफरेंट सा डिस्टॉर्टेड सा इमेज नजर आता है। अच्छा, अगेन आप लोग ये मैम जो एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है? जी लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होती है? अभी हमने ये पूरा डिस्कस किया है। तो लाइट बेसिक रिफ्रैक्ट इस वजह से होती है क्योंकि स्पीड समझने चेंज हो जाती है। मैंने अभी जो ग्रेविटी वाली एग्जांपल दी है, वर यू हियर फॉर दैट? जी मैम वो तो देख लिया उसके बाद। जी, बेसिकली वही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। अगर इफ़ यू वांट टू लाइक बिल्कुल ही उसमें अगर मैं बोलूँ प्लेन वर्ड्स में,
तो बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। जो आप लोगों को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो लाइट की स्पीड है दिस इज इन वैक्यूम फ्री स्पेस। अच्छा, आप लोग ये स्नेल्स लॉ मैंने बता दिया। स्नेल्स लॉ मेजर करने का एक और तरीका ये होता है कि आपके पास किसी भी मटेरियल की एक्चुअल डेप्थ क्या है, यानी कि अगर आप पेंसिल की जो एग्जांपल ली, अगर वो उसकी एक्चुअल गहराई कितनी है वो वर्सेस डिवाइडेड बाय आपको सेकंड वाले मीडियम में उसकी गहराई, उसकी लाइक कितनी लंबी नजर आ रही है पेंसिल, वो उसको भी अगर आप डिवाइड करें तब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं निकालने के लिए बिकॉज ये θ1 और θ2 मेजर करना इज लाइक नॉट रियली पॉसिबल। आपको कैसे पता लगेगा, ओके मैंने मिटा दिया, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाली बीम है, अगर हर जगह से लाइट आ रही है आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाली बीम का, अगर ये θ1 है तो ये सी वाली बीम को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई टैग्स तो नहीं लगे हुए फोटॉन्स पर, सही है। और ये सिर्फ एक थोड़ी आ रहा है, अगर एक 45 पे आ रही है, लेट्स जस्ट से ये ए वाली बीम 45 पे आ रही है, एक बीम 45.1 पे भी आ रही होगी, एक 39.9 पे भी आ रही होगी एंगल पे, सॉरी 44.9 पे भी आ रही होगी और एक 45.1 पे भी आ रही होगी। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा एंगल किसका है? तो इसीलिए जो हम वर्किंग फिनोमेना यूज करते हैं वो ये अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का करते हैं कि एक्चुअली आपके पास गहराई, आपके पास वो पेंसिल, अगर आप पेंसिल डिप कर रहे हैं तो वो आपके पास पेंसिल लंबी वैसे कितनी है, लाइक विदाउट आपने ग्लास में डिप की है, और फिर जब आपने ग्लास में अगर पानी की अगर आप निकाल रहे हैं तो वो कितनी है। तो दैट इज हाउ यू विल मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, any questions? मैम ये जो रेनबो होती है ये भी क्या लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से जनरेट होती है? क्या चीज? I didn't get your questions. मैम क्या? रेनबो जो होती है, मैम रेनबो जो होती है, रेनबो That is dispersion of light. वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास सारे, वो प्रिज्म वाला फिनोमेना है, दैट इज नॉट रिफ्रैक्शन। वो वाला है कि लाइट किसी मीडियम में जब जाती है तो उसके, वो अपने जो एक पैकेट बना हुआ है वो पैकेट समझ लें खुल जाता है, सही है। आपने लेट्स जस्ट से आपने सारी लाइट की जो वेवलेंथ्स हैं उन सारों को आपने एक रस्सी से बांध दिया और उसको आपने वाइट लाइट का नाम दे दिया, सही है। अब जब वो किसी और मीडियम में जाएंगी तो ये जो रबर बैंड है ये टूट जाएगा, सही है, तो वो सारी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जो सेकंड फॉर्मूला दिखाया आपने वो भी ये फर्स्ट वाले की तरह है कि Q जो है वो, अगर हम ग्लास की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं तो Q डेप्थ ऑफ ग्लास होगी। जी मैम वो जो सेकंड फॉर्मूला आपने दिखाया, डेप्थ ऑफ ग्लास, अगर आप ग्लास का फाइंड कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से आपने पानी में, वैसे दिस पर्टिकुलर एग्जांपल में यस, बट अगर आप लेट्स जस्ट से आप पानी में पेंसिल डाल रहे हैं, सही है ना, आपने जितनी पेंसिल डिप की है ना, लेट्स जस्ट से कि आपने पेंसिल पे एक निशान लगा दिया कि मैंने यहाँ तक पेंसिल डिप करनी है पानी में, आप क्या करेंगे, आप उस निशान तक की विदाउट एनीथिंग, लाइक सिर्फ एयर में आप मेजरमेंट ले लेंगे, उसको आपने कह दिया P, सही है। उसके बाद आप डिप करेंगे ग्लास में और फिर आप लाइक बाहर से
आप उसकी मेजरमेंट देखेंगे तो दैट इज क्यू, तब आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं तो फिर जी, क्योंकि आपने इस मटेरियल का ही आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सही है। तो तब आप मैं ग्लास की समझा नहीं डेप्थ, कि ग्लास का कैसे निकलेगा। जी मैं समझा नहीं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कैसे निकलेगा, पानी में डिप करके या। पानी में डिप करके ग्लास का नहीं निकलेगा, पानी में अगर आप पेंसिल डिप करते हैं तो पानी का निकलेगा। मैम अगर पेंसिल को तो ग्लास में डिप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये अभी आप जब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको सर सिराज जब आपको फिजिकली दिखाएंगे तब आप लोगों को ज्यादा सही से समझ आएगा। ओके मैम। ये मैम ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आई एंगल पे डिपेंड करता है देखने वाले पे। जी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आई एंगल पे डिपेंड करता है जो बंदा देख रहा होता है उसके। ओ यस, जब ही तो हम ये वाला जो हमने देखा है θ1 θ2, अगर मैं यहाँ से देखने लग जाऊं तो ये एंगल मेरे लिए अलग है। जब ही तो मैंने आप लोगों को ये रेफरेंस दिया था कि ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं बिल्कुल ऊपर खड़े होके, सर पे खड़े होके, बिल्कुल टॉप से हम देख रहे हैं, तब हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। आप इधर साइड से देखेंगे आपका डिफरेंट एंगल बनेगा, आप इधर से देखेंगे आपका डिफरेंट एंगल बनेगा। तो फिर मैम स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर खड़े होके देखना है। आंख आपकी यहाँ पे होगी, जहाँ पे ये एन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपकी आंख होगी बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल आप लाइक सर झुका के नीचे देखेंगे। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम हाउ मच डज लाइट बेंड, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अच्छा आई थिंक, अच्छा नहीं, नेवर माइंड, या नेवर माइंड, प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। किसी का कोई और क्वेश्चन है? नो मैम। आप लोगों के नेक्स्ट वीक मिड्स हैं राइट? यस मैम। या सो नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास डेफिनेटली नहीं होगी, लैब नहीं होगी ये वाली, सही है? ठीक है मैम। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मैम क्या इस संडे को क्लास होगी, क्योंकि जैसे मंडे से मिड्स हैं। नो आइडिया सर, सर सिराज बताएंगे। ठीक है मैम। How's your university experience going so far? आप लोग से जो सीनियर बैच था मेरे ख्याल से तो उनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ था, वो बेचारे 1-1.5 महीना आए थे तो फिर उनके साथ पूरा साल ही उनका ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। देन सेम विद यू नाउ, सो हाउ हैज इट बीन? Is there any chance for the classes to go on campus? जी ऐसे मतलब ऐसा कोई चांस है क्लासेस ऑन कैंपस हो जाएंगी? मुझे आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था क्लासेस ऑन कैंपस होने वाली हैं क्या, मतलब ऐसा कोई नोटिफिकेशन मिला है आप लोगों को? ओ नहीं नहीं, अभी इनफैक्ट द फैक्ट के आप लोगों के मिड टर्म्स भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ टेल्स मी कि अभी कोई चांस नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे नहीं लगता, मे भी हो जाए बट लाइक मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऑन कैंपस होनी होती तो फिर मिड टर्म भी ऑन कैंपस ले लेते।
बट मैम मिड टर्म, क्योंकि हमारा सिलेबस मिड टर्म तक का तो ऑनलाइन कवर करवाया, मे बी पॉसिबल है कि इस वजह से मिड टर्म दे रहे हो ऑनलाइन। नहीं बेटा आप लोगों को जो कवर करवाया ना ऑनलाइन, यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली नो दैट स्टफ। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को कुछ आता नहीं होगा। ऑनलाइन में भी आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। बट मैम सर सिराज कह रहे थे कि 15 से पॉसिबल है कि फिजिकल क्लासेस कंडक्ट हो जाए। ओह यस, मैंने ये सुना है, बट अगेन नो वन नोज फॉर श्योर। प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा सब। अगेन हम लोग को कोई इस वक्त नोटिफिकेशन आया नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता है। मैंने भी यही सुना है कि मिड के बाद से प्रॉबेबली ऑन कैंपस हो जाएंगी, बट लेट्स जस्ट सी। मगर मैम वजह क्या है कि अब तक ऑन कैंपस क्लासेस शुरू नहीं हुई? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है बाकी यूनिवर्सिटीज में कराची में तो शुरू हो गई हैं, यस या मैम, अब तो हाइब्रिड पूरे पाकिस्तान में सिस्टम है। यही है। जी क्या कह रहे हैं? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि कीट में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रही हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है बाकी कराची की यूनिवर्सिटीज में तो कैंपस में क्लासेस शुरू हो गई हैं। नहीं, सर सैयद में नहीं हुई हैं। सर सैयद में एग्जाम्स ऑन कैंपस हुए हैं। बहरिया में भी आई थिंक क्लासेस ऑन कैंपस ही चल रही हैं। नस्ट में एटलीस्ट नस्ट इस्लामाबाद में तो ये हुआ है कि उन्होंने आधा आधा कर दिया। उन्होंने हॉस्टल वालों के लिए अलग क्लास रखी है, आधे दिन हॉस्टल वाले आएंगे, आधे दिन डे स्कॉलर्स आएंगे। तो आधा आधा करके हो रहा है। ये एक्चुअली जो हो रहा है वो ये इसलिए है बिकॉज यू कैंट रियली हैव 100% कैपेसिटी। यू आर नॉर्मली जो कीट की क्लासरूम का बैच होता है, क्लासरूम का बैच, वो होता है एटलीस्ट 35 to 40 स्टूडेंट्स या 30 to 40 स्टूडेंट्स। तो इतने बड़े क्लासरूम्स नहीं हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सके विद। तो फिर ये होगा कि टीचर एक ही क्लास दो दो बार पढ़ाएगा, या तो ये हो सकता है। आई थिंक दैट्स वाई, बट अगेन नॉट श्योर। बट आई थिंक क्लासेस जो ज़्यादातर हो रही हैं वो ऑनलाइन ही हो रही हैं एज फार